नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम से बात की है। प्रधानमंत्री ने महिला खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री से बात करते हुए खिलाड़ी भावुक भी हो गए। बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त खिलाड़ियों से बात की, खिलाड़ी भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को कहा कि आपने हॉकी को एक नई पहचान दी है। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम से जो एक उम्मीद जगी थी, भारतीय महिला टीम वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। आज का दिन भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए खराब रहा। भारत के लिए मेडल की जो उम्मीद जगी थी वो टूटी। लेकिन इस टीम ने, इन खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से अपनी उपस्थिति टोक्यो ओलंपिक पे दर्ज करवाई, ये आने वाले वक्त में एक मिसाल होगी। देश भर में महिला हॉकी टीम के लिए लोग दुआ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं कि बेहतरीन खेल, क्योंकि जब टीम गई थी उस वक्त तक किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त इन खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, खिलाड़ी भावुक हो गए। तो अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से बात की है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं बीजेपी की ही। लखनऊ में बीजेपी सोशल मीडिया की कार्यशाला शुरू हो गई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया के तकरीबन 500 लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभवतः इस कार्यशाला में शामिल हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब अपने साइबर योद्धाओं को तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने सोशल मीडिया का सबसे पहले इस्तेमाल करके दिखाया कि सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ये सबसे पहले देश ने 2014 में देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद सोशल मीडिया को लेकर बाकी दलों में उसको फॉलो किया और एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल मीडिया टीम को गठित कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट करके ओबीसी समाज के लिए अलग से जनगणना की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अलग से जनगणना की मांग बीएसपी शुरू से करती रही है। और इसके साथ साथ मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर केंद्र इस मामले में कोई सकारात्मक पहल करती है, कोई सकारात्मक कदम उठाती है, तो बीएसपी उसका समर्थन करेगी। आपको मायावती का वो ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो मायावती का ट्वीट है। देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से लगातार करती रही है और अभी भी बीएसपी की यही मांग है। केंद्र सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बीएसपी इसका संसद के अंदर और बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। वही मायावती की बात करें तो मायावती ने जिस तरीके से सवाल खड़े उठाए हैं और जातिगत जनगणना की मांग की है, बीएसपी इकलौती दल नहीं है जिसने इस तरीके की मांग की है। आपको बताते हैं कि कौन कौन से दल हैं, कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने इस मांग को रखा है। अगर हम बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, वहां पर बीजेपी और कि जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार इसकी मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर ना कह रही है, लेकिन नीतीश कुमार हां कह रहे हैं। और बिहार में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तेजस्वी यादव, इस मामले को लेकर जेडीयू और आरजेडी एक मत नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियां ये मांग कर रही है कि इस तरीके से ओबीसी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जीतन राम मांझी, जो बिहार के कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उनकी एक अपनी पार्टी है हम, उनकी भी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस तरीके की मांग की है। महाराष्ट्र में शिवसेना इस वक्त सरकार में है और शिवसेना की तरफ से भी जातिगत जनगणना की मांग हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर कई सारे तकनीकी पहलू हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे जादूगर और अगर हम बात करें तो ओबीसी के पीछे ये तमाम पार्टियां क्यों लगी हैं, इसके पीछे वजह है कि ओबीसी वर्ग का जिस तरफ झुकाव होता है उधर जीत की गारंटी बन जाती। ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है जिसे हम मंडल आंदोलन के बाद मिला था। यूपी में 234 पिछड़ी जातियां हैं, तकरीबन ओबीसी के तहत 234 जातियां उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की सिफारिश हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी यूपी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। देश का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है वो है खेल रत्न अवार्ड। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज से और आगे से ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है। पीएम मोदी ने इसमें जिक्र किया है कि आम लोगों की भावनाएं थी और आम लोगों की भावनाओं के कारण सरकार ने फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, मेजर ध्यानचंद वॉज अमंग इंडियाज फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। और ये उनका हिंदी वाला जो दो अलग अलग ट्वीट उन्होंने किया, इंग्लिश में एक, हिंदी में। हिंदी वाला उनका ट्वीट है, देश को गौरवित करने वाले और कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। और बड़ी बात यह है कि अभी हॉकी को लेकर जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद ये एक और इश्यू बन जाता है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस जरूर हमलावर है, लेकिन सीधे सीधे मेजर ध्यानचंद का विरोध कोई भी पार्टी या कोई दल, कोई राजनेता कर नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार नामकरण असंख्य खेल प्रेमी और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के निवासी थे मेजर ध्यानचंद और जब उनके नाम पर देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम रखा गया तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। और जिस मेजर ध्यानचंद के नाम की हम बात कर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद कौन है यह जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत से लोग जानते नहीं कि मेजर ध्यानचंद है कौन। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी के भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। उनमें गोल करने की क्षमता कमाल की थी। हॉकी में 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारत ने जीते, 1928, 1932 और 1936। और इसमें मेजर ध्यानचंद का रोल सबसे बड़ा था। ध्यानचंद ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच आजादी की 1 साल के बाद यानी 1948 में खेला। अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 400 से ज्यादा गोल किए। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और 3 ओलंपिक गोल्ड जो भारत ने जीते उसमें सबसे बड़े जो खिलाड़ी थे, सबसे ज्यादा जो गोल करने वाले खिलाड़ी थे, वो मेजर ध्यानचंद थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। तो एक बड़ी बात यह है, हालांकि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। और अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है। पुनिया ने क्वार्टर फाइनल का मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब यहां पर अगर वो जीतते हैं तो भारत का 1 मेडल पक्का हो जाएगा। आज उन्होंने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में ईरान के पहलवान को मात दी
और आज अब से कुछ घंटों के बाद आज ही के शाम को उनका सेमीफाइनल का मैच होगा, जिसमें वो अजरबैजान के पहलवान के साथ मुकाबला करेंगे। बजरंग पुनिया इस बार में जो ओलंपिक दल गया है भारत की ओर से, उसमें कुश्ती में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक और मैच अगर वो जीतते हैं तो भारत का एक मेडल पक्का हो जाएगा। और उनसे उम्मीद और एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो टीम है उसमें सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और जब उन्होंने ईरानी खिलाड़ी को मात दी और अब अजरबैजान के खिलाड़ी के साथ उनका मुकाबला होना है, तो देश में दुआएं हो रही हैं, प्रार्थना हो रही है कि बजरंग पुनिया एक बार फिर से भारत की झोली में एक मेडल गिराए और जो मेडल टैली है उसमें भारत को एक और मेडल की बढ़ोतरी हो। और ये तस्वीर देखिए, पुनिया के घर की तस्वीर है। ये घर, गांव के लोग खुश हैं और ये उनका जो मेडल्स हैं जो उन्होंने अपने शुरुआती दौर से अब तक कमाए हैं, परिवार के लोगों को बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए उनके परिवार के और पड़ोसी के लोग क्या कुछ कह रहे हो आपको हम सुनवाते हैं। बजरंग पुनिया को हमने बताया था भाई का गेम अटैकिंग है और जैसे जैसे परफॉर्मेंस चलेगी भाई का गेम बिल्कुल और निखर के आएंगे और अच्छा खेलेंगे और लास्ट मोमेंट पर भी पॉइंट ले सकते हैं। जिस प्रकार बजरंग ने पटकनी देकर बाई फॉल के द्वारा चित कर दिया है और मेरी तो यही दुआएं हैं भारत के लिए बजरंग गोल्ड लेके आए। दिखा रही है, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया मैच लगा, बहुत बढ़िया लगा हुआ ये सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा, मजा आ गया, देश के लिए गोल्ड ले आएगा। साहब मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था कि ईरानी पहलवान आज तक बजरंग से नहीं जीता है, वही काम करते बाई फॉल जीत ही किया। आखिरी दाव बहुत ही अच्छा लगा और बाई फॉल जीत कर लिया। दिखा रही है। चलिए भारत के शामली की बात करते हैं, जहां पर इंसानियत शर्मसार हुई है। 2 युवक और एक महिला को तालिबानी सजा दी गई है। 2 युवकों को चारपाई पर लिटाकर बुरी तरीके से पीटा गया। लाठी डंडों से पिटाई का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शामली की है। महिला पर भी जमकर लाठियां बरसाई गई। महिला से मिलते हुए दोनों युवकों को पकड़ा गया, तो उसके बाद ग्रामीणों ने पिटाई की और पुलिस के हवाले की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तालिबान का अंदाज है, तालिबान के सजा देने का तरीका है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, चारपाई पर लेटाकर किस कदर बेरहमी से पीटा जा रहा है। यह इंसानियत शर्मसार हुई है और इसमें जो महिला है उसको भी नहीं बख्शा गया है। लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया। लोग घेरे हुए हैं और कोई भी बीच बचाव की कोशिश नहीं कर रहा। उस वीडियो की जांच कराने के पश्चात यह सूचना जो प्राप्त हुई है कि शामली जनपद के कैराना थाने के तीतरवाड़ा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम एहसान है, उनकी शादी हुई थी और जिनसे उनकी शादी हुई थी वही युवती जो दिख रही है वो वीडियो में है और उनके प्रेम संबंध जो पूर्व में शादी से पहले थे उसी के क्रम में एक व्यक्ति उनके ससुराल आया था और वो अपने एक मित्र के साथ आया था और यह बात जब उनके ससुराल वालों को पता चली तो उनके द्वारा इन दोनों व्यक्तियों को रोक लिया गया और जो युवती है उनके मायके बताया गया। वहां से उनके मायके से भी लोग आए और ससुराल के लोग, इन दोनों ने मिलकर इन तीनों व्यक्तियों की पिटाई करी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा वाराणसी में पूरे उफान पर है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया है कि गंगा का जलस्तर 68.48 है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से वरुण नदी में भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे वरुणा के तटीय क्षेत्रों के घरों में पानी घुस रहा है। गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया है। वहीं नदी के किनारे रहने वाले लोग परेशान हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से उनका हालचाल जाना कि आज वो किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो हमारे वाराणसी संवाददाता आकाश यादव ने बातचीत की है उन लोगों से। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका दर्द है, वो आपको सुनवाते हैं।
पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते आज गंगा और गंगा की सहायक नदी वरुणा उफान पे है। मैं नक्की घाट ओवरब्रिज में मौजूद हूँ, उसके साथ साथ नीचे तस्वीर दिखा दूँ जो देखने में काफ़ी डरावना है, क्योंकि गंगा का जलस्तर के साथ साथ वरुणा नदी का भी जलस्तर उफान पे है। आप देख सकते हैं बीच में नदी, उसके साथ साथ जो साइड डिवाइडर लगा है वो पाथवे है, यानी पाथवे नदी मिलाकर पूरी समांतर एक खाका खींच दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये रोड है, हालांकि ये पानी उफान पे है। उसके साथ साथ जो नदी के निचले तट यानी कि किनारे तट पे रहने वाले लोगों को अब काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर में पानी प्रवेश कर चुका है। मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से पानी अब उनके घर में प्रवेश कर चुका है, यानी कि अब वो निचले तल को छोड़ के कुछ लोग ऊपरी तल पे रह रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर है। जो गंगा व वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में है। लगातार एनडीआरएफ और जल विभाग की टीम के साथ साथ तहसीलदार और एसडीएम को नियुक्त किया है कि नदी के तटीय क्षेत्र में जितने लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जा सके। आकाश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। पहाड़ों में बारिश के कारण मैदानों में सैलाब का कहर दिख रहा है। जिले में बाढ़ से 157 गांव प्रभावित हैं। जिले के निचले हिस्से की बस्तियों में पानी घुस जाता है, जिससे सैकड़ों परिवारों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। प्रयागराज में भी गंगा ने रौद्र रूप अख्तियार किया हुआ है। निचले इलाके में धीरे धीरे गंगा के आगोश में समा रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपना अपना सामान हटाकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। दारागंज की सड़क पानी में समा चुकी है। इस दौरान बाढ़ का जायजा हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने लिया है। गंगा नदी उफान पर मैं इस समय संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं गंगा किस रफ्तार से बढ़ रही है। सुबह से जो ये झोपड़े बने हैं नीचे, इनके नीचे पानी हुआ करता था, लेकिन 1.5 से 2 घंटे के भीतर इस पूरे इलाके को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया। आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है दारागंज का, जो कि पानी से पूरी तरह से डूब चुका है। गाड़ियाँ हों, लोग हों, सब इसी से गुजरकर वापस आ रहे हैं। निचले इलाके के रहने वाले लोगों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और लोग अपने अपने सामानों को अपने घरों से हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं ठेलों में लाद कर सामान को हटाया जा रहा है अपने अपने घरों से। इसके साथ आप इधर भी देख सकते हैं जो निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं वो अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में प्रतिवर्ष इसी तरह की स्थिति बाढ़ के समय रहती है। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज के बाशिंदे हैं वो गंगा जल के रौद्र अवतार से पूरी तरह से डरे और सहमे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की स्थिति प्रतिवर्ष इसी तरह की होती है। कैमरा पर्सन विनीत सेठी के साथ आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, दारागंज, प्रयागराज। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर विकास प्राधिकरण में कर्मचारी शराब पीते हुए मिले हैं। 4 कर्मचारी प्राधिकरण में शराब पी रहे थे। अपर सचिव और उप सचिव ने पुरानी बिल्डिंग पर जब छापा मारा तो वहां पर 4 कर्मचारी शराब पीते हुए मिले हैं। एडीए सचिव पवन कुमार गंगवार को एक शख्स ने फोन पर इसकी जानकारी दी थी और सूचना मिलने के बाद जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो इन कर्मचारियों को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। प्राधिकरण के ड्राइवर अक्सर दिन में ही यहां पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। छापेमारी के दौरान अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने 4 लोगों को पकड़ा है। वीसी और सचिव कार्यालय के नीचे यहां पर जाम छलकाया जा रहा था और जब यहां पर अपर सचिव और उप सचिव ने बिल्डिंग में छापेमारी की तो इन ड्राइवर्स की कलई खुल गई। यहां पर दिन में ही दफ्तर में जाम छलकाए जा रहे थे। हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर सर्राफा व्यापारी से रंगदारी हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने योग संदेश यात्रा की शुरुआत की है। विधायक अनिल दोहरे ने दीप जलाकर योग संदेश यात्रा का शुभारंभ किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यालय से योग संदेश यात्रा को शुरू किया गया।
योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक ग्राम स्तर पर योग का संदेश देंगे और लोगों को योग से निरोग रहने के उपाय बताएंगे। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना को लेकर डॉक्टर्स में काफी आक्रोश है। नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। अमरोहा जनपद के गजरौला में ट्रांसफार्मर बनाने वाली वर्कशॉप में अचानक से आग लग गई। आग के कारण आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गया, जिसके बाद दमकल को सूचित किया गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है। नोएडा सेक्टर 150 में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। टीम ने 90,000 वर्ग मीटर जमीन भूमाफिया से छुड़ाई है। भूमाफियाओं ने फर्जीवाड़े से अवैध कॉलोनियां विकसित की थी, जिससे नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर गिराया है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चले इस अभियान में प्राधिकरण के अधिकारी और 150 कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने जेसीबी और डंपर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।